हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनदीप सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हमारा स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, उसका सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, उसका प्रैक्टिकल पार्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है वो पार्ट हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को ना लाइक भी करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं एक वीडियो बनाने में। क्योंकि पहले खुद सॉल्व करो, कई बारी टीचर की वीडियो देखो, उसके बाद आके बनाओ। तो इसलिए अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स और अपने अच्छा अच्छा फीडबैक भी मेरे साथ जरूर ज़रूर शेयर करना। अच्छा फीडबैक नहीं, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने कहीं पर गलत पढ़ा है तो आप प्लीज़ मेरे साथ वो भी शेयर करना। मैं आपको वैसे थोड़ा एक ओवरव्यू बता दूं, जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसमें ना ज़्यादा मतलब वो है नहीं, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल है नहीं। जो प्रैक्टिकल मैं भी कराऊंगा भी ना तो आप समझ जाओगे कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पेपर ना शायद केस स्टडी बेस्ड आ सकता है। तो इस करके ना प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थ्योरी के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आप प्रैक्टिकल करो तो उसके ऊपर करो। सबसे पहले हम सीखते हैं कि वार होता क्या है। ये कौन सा वार है? ये सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है या शुक्रवार है? इनमें से कोई भी वार नहीं है, ना शनिवार है। ये वार वो वाला वार नहीं है। इस वार को कहते हैं वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? एक फाइनेंशियल एस्टीमेट होता है जो बताता है कि किसी एसेट या पोर्टफोलियो से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। जैसे या फिर आप कितना पैसा मैक्सिमम लूज कर सकते हो, ये वार बताता है। लेकिन इतनी गारंटी के साथ कि उससे ज्यादा लॉस सिर्फ 5 या 1% चांसेस हैं होने के। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अच्छे के लिए। लेट्स एग्जांपल है कि मान लो शादी का एक फंक्शन हो रहा है। आपने कैटरर को 1 लाख का एडवांस दे दिया फूड के लिए, है ना। लेकिन शादी के दिन बारिश का रिस्क है ऑब्वियसली। अब जैसे मानसून भी तो आने वाला है ना, तो जब जितना मानसून आएगा उसमें हमें होता नहीं होता कि बारिश का चांस होते ही होते हैं। ठीक है। अब अगर बारिश हो जाती है तो उसमें होगा क्या? लेकिन शादी में बारिश का रिस्क है, जिससे कुछ गेस्ट नहीं आएंगे या खाना वेस्ट हो सकता है। देखो, वैसे खाना वेस्ट तो नहीं होगा। अगर कभी भी आपको लगे ना, आपकी किसी भी फैमिली फंक्शन में कोई शादी हो और कोई मतलब गेस्ट कम आए, तो सिमरनदीप सिंह हमेशा हाजिर है खाने खाने के लिए। तो आप मुझे हमेशा इनवाइट कर सकते हो। ठीक है। और अगर वहां पर चांप और मोमोज बने हो तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है। अच्छा, वैसे आज ही मैं आपको बताऊं, नेहरू प्लेस में मैंने भी देखा है, एक शर्मा जी हैं, वो बनाते हैं भल्ले पापड़ी, वो भी काफी टेस्टी है। तो कभी भी आप जाओ नेहरू प्लेस तो वो खा के आना। चलो ठीक है। आपने क्या करा, अपने बारिश के पास की ना 10 शादियों का डेटा लिया। मतलब जैसे जो पिछले साल जून जुलाई में बारिशें हुई होंगी, तो ऐसी हमने पिछली ना 10 शादियों का डेटा लिया जो बारिश के टाइम पे हुई थी। और उसमें देखा कि 90% शादियों में ना मैक्सिमम 10,000 का फूड ही क्या हुआ, वेस्ट हुआ है। क्या बोला मैंने? 90% शादियों में, मतलब 9 आउट ऑफ 10 शादियों में हमने क्या करा, जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो कितना हुआ? सिर्फ 10,000 का। और सिर्फ एक ही शादी, या मतलब 10% शादियों में ऐसा हुआ है कि जिसमें लॉस 10,000 से ज्यादा हुआ है। अब हम क्या कह सकते हैं इस केस में? इस केस में आपका वार 90% कॉन्फिडेंस लेवल है 10,000 का। इसका क्या मतलब होता है? इसकी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि 90% चांसेस हैं कि मुझे 10,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा शादी के दिन, लेकिन 10% चांस है कि इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है जी। जो टाइप्स ऑफ वार, वार कितने टाइप का होता है? एक होता है हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड में हम क्या करते हैं, पास्ट डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि सबसे बड़ा लॉस कब हुआ था। एग्जाम्पल, जैसे पिछली 10 शादियों में से हमने देखा कि हमने पिछली 10 शादियों में देखा कि सबसे ज्यादा लॉस 12,000 था, और मोस्टली 8 से 10,000 के बीच में। तो हम 10,000 को रिस्क मान के वार सेट कर लेते हैं। ठीक है। और सेकंड इसमें क्या है, वेरिएंस और कोवेरियंस मेथड। ये क्या, इसमें एज्यूम किया जाता है कि रिटर्न नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ा सा मैथ्स यूज होता है, मीन स्टैंडर्ड डिवीजन अभी हम देख लेंगे। एग्जांपल, जैसे आप एवरेज वेस्ट और उसका डेविएशन निकालते हो, और उसके बेसिस पे एस्टिमेट करते हो कि कितना पैसा वेस्ट होने वाला है। ठीक है। और लास्ट कौन सा है? लास्ट हमारा मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ये कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन होती है। ये हमारे एग्जाम में भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होती है। और हमारे एसओएल के जो एग्जाम्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं, इसके कारण हो जाता है। ठीक है। ये मैं भी आपको ना लास्ट में समझा देता हूँ, मुझे याद करा देना एक बारी। मतलब आप तो वैसे कैसे याद कराओगे, मैं खुद से याद अगर आगे तो समझा दूंगा। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियोज है, और जो भी ये नोट्स है ना, आपको सब नोट्स गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर 3 पे और चैप्टर नंबर 4 पे ऑडियोस रिकॉर्ड कर दिए। सिर्फ एक चैप्टर नंबर 5 बचा है, और 2 पे शायद ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि 2 पे ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल देख लेना। तो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 पे बचे, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने स्टार्ट करते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इसको समझ लोगे। इसके साथ साथ ही आई थिंक पहला स्क्रीनशॉट से लेना है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट है। हाँ, चलो एक ही स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं, आई थिंक रुको एक सेकंड, स्क्रीनशॉट से भी पहले ना एक आई थिंक हैंड रिटन, ये तो यही वाले हो गए। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, हैंड रिटन ये रहे, एफआरएम का प्रैक्टिकल, एफआरएम का ये वैल्यू एट रिस्क। एक सेकंड रुको, आई थिंक मैं ना एक फाइल लेना भूल गया हूँ, एक सेकंड प्लीज। हाँ जी, तो सॉरी, पॉज के लिए सामने फाइल पड़ी थी और मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा करें? हम करें हिस्टोरिकल मेथड, जो हमने पहले करा था। काफी इजी, आप एकदम से समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको ऐसे खोलूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या है नहीं, आप समझ जाओगे। एम्प्लॉइंग द हिस्टोरिकल मेथड टू अकाउंट फॉर पास्ट डेली रिटर्न्स टू डिटरमाइन द 10% डेली वैल्यू एट रिस्क। आपको ऑलरेडी उसने बताया आपको क्या कितना निकालना है, 10% करना है, और डेली वैल्यू एट वार निकालना है, डेली वार निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्या, सबसे पहले ना आपको देखो, आपको ना पिछले 10 दिन का डेटा गिवन है, डे 1 से लेके डे 10 का डेटा गिवन है, जिसमें आपको रिटर्न्स गिवन है। कोई पॉजिटिव रिटर्न है और कोई नेगेटिव गिवन है। ठीक है, समझ पा रहे हो? और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल मेथड है, मतलब ये जो पास डेटा है उसके बेसिस पे हो रहा है, और डेली बेसिस पे हमने देखना है क्या। सबसे पहले आपको डेटा गिवन है, आपको सबसे पहले बताऊं क्या करना है। मैंने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स खोले हुए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना रैंक असाइन करनी है रिटर्न्स को ऑन द बेसिस ऑफ वर्स्ट टू बेस्ट। सबसे पहला क्या है, जो आपको रिटर्न्स गिवन है ना, सबसे वर्स्ट वाली जो रिटर्न होगी ना, उसको आपको रैंक 1 देना है। अब वर्स्ट वाली का क्या मतलब है, देखो ये पॉजिटिव है, ये तो वर्स्ट नहीं है। सबसे वर्स्ट कौन सी है, ये है मेरी 3.5, अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये सबसे कौन सी होगी, वर्स्ट होगी। उसके बाद कौन सी होगी सेकंड, वो होगी -2.1। ठीक है, उसके बाद कौन सी होगी, ये होगी माइनस कहाँ गई, हाँ -1.8। ठीक है, उसके बाद कौन सी होगी, -1.3। आपको ऐसे करके ना स्टेप 1 के सबसे पहले ना आपको ऐसे करके ये लिख लेंगे। ठीक है, रैंक रिटर्न करनी है। सबसे पहले आपका क्या काम है, आपको रैंक करनी है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे पहले रैंक 1 से लेके रैंक 10 तक कर देनी है, और उसके आगे रिटर्न लिख देनी है वर्स्ट से लेके बेस्ट तक लेके। ठीक है, जब आपने वर्स्ट से लेके बेस्ट तक लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ना क्वेश्चन में होगा कितना परसेंट बार कैलकुलेट करना है, करना होता है रेट के 90% डेली बार, तो मिनिमम लॉस कितना होगा। ठीक है, वो कितना होगा, ये होगा 10% होगा। तो ठीक है, 10% हमने देखना है, और हमारे क्वेश्चन में भी ना 10% ही है, मतलब 10% मतलब हमने कॉन्फिडेंस लेवल कितना लिया होगा, 90%। ठीक है, तो ये 10% हमें निकालना। अब उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे स्टेप 3 के, अब हम देखेंगे मिनिमम लॉस जो लेवल है आएगा वो 10% आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। अब हमारे केस में स्टेप 4 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये देखो, रैंक 1 से लेके रैंक 10 तक कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10। तो 10 का 10% निकालूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, सबसे पहला स्टेप 1 है कि आपको वर्स्ट से लेके बेस्ट तक क्या करना है, रिटर्न्स को ना आइडेंटिफाई करना है, और उसको सीरियल वाइज लिखना है। सबसे ऊपर लिखनी है वर्स्ट, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में आप क्या लिखोगे, सबसे बेस्ट लिखोगे। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कौन सा है, 90% है, 95% है, ये 99% है। अब इस केस में हमने क्लियरली बताया कि आपको वार किसके लिए निकालना है, 10%, मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना होगा, 90% होगा, ये भी। अब मुझे उसके बाद क्या देखना है, मुझे देखना है कि जो मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है कि जो मिनिमम मेरा लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है, 10। 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10% से करूंगा। तो मेरा कितना आ गया, नंबर 1, जो रैंक में फर्स्ट होगा वो वैल्यू होगा वार का। ठीक है, तो रैंक 1 में मेरा कितना है, 3.5 है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख भी दिया, सिंस वी हैव 10 ऑब्जर्वेशन द फर्स्ट वर्स्ट रिटर्न आएगी। क्यों, क्योंकि विच कॉरेस्पॉन्डेंस 90% कॉन्फिडेंस लेवल, वो कितनी आ गई मेरी, 3.5 होगी। अब वार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10th परसेंटाइल रिटर्न। अब ये 10th क्यों करा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था। अब पोर्टफोलियो रिटर्न ना मुझे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं गिवन, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम साथ में मेंशन भी कर देते हैं कि यहाँ पर कैसे है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर मैं साथ साथ लिख देता हूँ, पोर्टफोलियो रिटर्न कितनी गिवन होगी मुझे।
ठीक है, 1 लाख मुझे पोर्टफोलियो रिटर्न भी गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वार का फॉर्मूला क्या गया, पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10th परसेंटाइल रिटर्न। तो वार का क्या हो गया, 1 लाख हो गई, 1 लाख है, 10 लाख है, आई थिंक 10 लाख है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो हमने उसको क्या करा, 0.035 किया, और वार की वैल्यू कितनी आएगी, 35,000। मैं एक बार 10 लाख कर दूं इसको, ठीक है। और उसका हमने क्या करा, 35,000 आ गया। अब आप में से काफी सारे बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो नेगेटिव साइन था, ये तो नेगेटिव साइन था, तो आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों नहीं मेंशन किया और आपने सीधा लिख दिया। तो मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि जो वार होता है ना, जो वार होता है वो नेगेटिव ही बताता है, इसलिए वो इसको ऐसे ही मेंशन करना होता है। समझ गए नहीं समझ गए मैंने आपको क्या बोला, जो वार होता है वो नेगेटिव ही शो होता है, क्योंकि वार हमें बताता है कि हमें कितना मैक्सिमम और मिनिमम लॉस हो सकता है, कि ये चांसेस है, तो वो नेगेटिव में ही आएगा, इस करके हमें इसको अलग से ना मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दी। तो चलो हम, अच्छा वार में ना नेगेटिव साइन नहीं लगाते, क्योंकि वो लॉस ही इंडिकेट करता है, समझ गए। चलो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, आ जाओ। अब इसमें लिख भी दिया, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी है, देयर इज ए 90% probability that the portfolio will not lose more than 35,000 in a single day based on historical data. However, there is a 10% chance that the loss could exceed this amount, ठीक है। और ये कैसे करा है, ये दिख ही रहा है कि 35,000 आ रहा है, 35,000 जो मेरा आंसर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, हमने कॉन्फिडेंस लेवल कितना लिया होगा, 90%। आपको आपको कैसे पता, मेरा गला सूख चुका है बार बार, भाई 10% लिखा है लॉस का, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 90%। तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि भैया 90% चांसेस है कि जो मेरा लॉस है वो 35,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, बट 10% चांसेस हैं जो 35,000 से भी क्या कर देगा, एक्सीड कर देगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद हमको चलते हैं अगला। उसके बाद हमारा कौन सा है? ठीक है, उसके बाद ना स्क्रीनशॉट में शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। देखो ये स्क्रीनशॉट गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे 2006 के कुछ डेटा गिवन है, 2007 का डेटा गिवन है, 2008 का गिवन है, और 2009 का गिवन है, और 2010 का गिवन है, ठीक है। आप डेटा देख रहे हो, वैसे सिमिलर सा डेटा है। अब इसमें क्या करना है, एज्यूम द पोर्टफोलियो वैल्यू इज रुपीज 1 लाख, बता दिया पोर्टफोलियो वैल्यू, ठीक है। और गिवन द कंपाइल्ड मंथली रिटर्न ऑफ एबीसी स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड 2006 से 2010, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। Calculate a 5% monthly VAR using the historical method. Second है calculate a 1% monthly VAR using historical method. एक तो मुझे पता चल चुके हैं कि मुझे कौन सा यूज करना है, हिस्टोरिकल मेथड यूज करना है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे इसके बाद क्या पता चला है, मुझे ये पता चलना है कि जो वार है वो यहाँ पर कितना है, 5, और यहाँ पर कितना है, 1। इसका 5 का मतलब बताऊं क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 95% होगा। और इस केस में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, सेकंड केस में 99% होगा। आप समझ गए मेरी बात को या नहीं। अब मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, याद करो, जो ये वाला सारा डेटा ना, इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा, इस डेटा को सबसे मैं अरेंज करूंगा वर्स्ट से लेके बेस्ट तक। कहां से करूंगा, वर्स्ट से लेके बेस्ट तक। मैं एक बार देखूं कि मैंने इसमें वर्ड फाइल में किया नहीं किया, मेरा काम आसान हो जाएगा थोड़ा। डे रिटर्न नहीं, 20 रिटर्न है ना, नहीं। अच्छा चलो मैं अब ना, ठीक है चलो, इसमें तो मैंने नहीं किया आई थिंक। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे इसमें देखना है कि अब मैं क्या करूंगा, वर्स्ट से लेके बेस्ट तक का देखूंगा। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, क्या है इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स कितनी है मेरी, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स कितने हैं। मैंने यहाँ पर अ, अच्छा हाँ, अरे मैं ये क्यों करूँ, मेरे पर लिखा तो हुआ है रहा। हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, वो मैंने स्क्रीनशॉट था। मंथली रिटर्न्स गिवन है, पीरियड कितने हैं, 2006 से 2010 तक। टोटल नंबर ऑफ रिटर्न्स कितनी गिवन है, 12 इंटू 5 की है। ये मैंने 12 इंटू 5 की क्यों किया, आप में से कोई बता सकता है। एक बात बताओ, ये कितने साल का डेटा गिवन है, 2006 से लेके 2010 तक। तो 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010, कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। और हर साल में कितने वो होते हैं, मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। क्योंकि जो मुझे रिटर्न्स गिवन है कंपाइल्ड, ये कौन सी गिवन है, मंथली रिटर्न्स। तो जो मुझे वो चाहिए, क्या कहते हैं, मुझे डेटा चाहिए, वो भी किस में चाहिए, रिटर्न मंथली में तो चाहिए होगा। तो 5 साल है, 5 साल में मंथ कितने हो गए, एक साल में कितने मंथ हो गए, 12 हो गए। तो 12 इंटू 5 के कितना हो गया, ये 60 हो गया। ये बस समझ गए मेरी बात को क्या। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, 60 हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब मुझे देखना होता है कि जो मेरा वार होता है, जो मेरा ये वाला क्या होता है, वार होता है, उसको मुझे इससे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं कर देता हूँ। फर्स्ट केस में 60 मल्टीप्लाई बाय 5% किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा 5% मंथली वार था, ये मुझे पता था। और सेकेंड केस में मैंने क्या करा, 60 इंटू 1% किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑलरेडी गिवन था 1। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, कितना आ गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ गई।
और 60 इंटू 1% किया, वो कितना आ गया मेरा 0.6 आ गया। अब एक बात बताओ, 0.6 आ गया। अब मुझे ना इस डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। देखो अब मैंने ना इसको अरेंज नहीं किया क्योंकि मैं तो मतलब आपको एक बार जस्ट ओवरव्यू दे रहे हो उसका, तो मैं आपको बता दूं जिसमें सबसे वर्स्ट वाली है, वो आप बता सकते हो कौन सी है वर्स्ट वाली सबसे ज्यादा? एक सेकंड। ठीक है, वर्स्ट वाली कौन सी है इसमें? सेकंड, 5 नंबर, थर्ड, फर्स्ट वाला। हम्म, 25। रुको, आई थिंक मैंने ना इसका भी ना लिखा तो नहीं हुआ। एक सेकंड। नहीं, नहीं ये नहीं लिखा। आई थिंक मैं ना लिखना भूल गया हूँ। मैंने ना लिखा तो था, बट आई थिंक कॉपी करना भूल गया हूँ क्योंकि ना मेरे पास था तो सही है। एक सेकंड होल्ड करो, मैं चेक करूँ मैंने लिखा नहीं लिखा। हाँ जी। तो अच्छा सॉरी, मुझे ना मिला नहीं, मैंने चेक कर लिया एक बारी। तो चलो छोड़ो, नहीं मिला तो ना सही। मैं एक बार इसको भी हटा दूँ। नहीं तो चलो इसी में आ जाते हैं हम। अच्छा देखो, अब मुझे बताओ क्या करना है। जो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मुझे इसमें ढूंढना होता है वर्स्ट। सबसे जो वर्स्ट है ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सा है, वो है -0.259। वो है ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ना आई थिंक वो भी नहीं लगेगा, ये है फर्स्ट। आप देख लो एक बारी, -0.2597। ठीक है, ये मेरा सबसे वर्स्ट है, आप खुद ढूंढ लेना इसमें सबसे वर्स्ट ये होगा। और सेकंड कौन सा हो गया मेरा? सेकंड हो गया मेरा -0.246, ये वाला हो गया, ये हो गया सेकंड। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकंड। और थर्ड कौन सा है मेरा? वो है मेरा -0.1980। वो कौन सा है मेरा यहाँ पर? हाँ 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 हाँ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ पर गया? ये रहा। ठीक है, ये है मेरा तीन। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये मुझे ढूंढ लिया। ऑल दो आपको ना वैसे ये जो सारे है ना 60 के 60 इसको अरेंज करना है, बट अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ तीन ही कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सच में तीन ही चाहिए। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट वाला था ऑप्शन, उसमें मेरा क्या आ रहा था मैं आपको बता दूं। मेरा इसमें क्या आ रहा था, फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा था, 60 × 5%, वो आ गया मेरी थर्ड ऑब्जर्वेशन। और 60 × 1% वो कितनी आ गई मेरी 0.6। अच्छा बताओ, 0.6, 0.6 कहाँ पर लूंगा? एटलीस्ट मेरी वैल्यू फर्स्ट से शुरू हो रही है ना, तो मैंने इसको क्या रहा, अप्रॉक्स फर्स्ट वैल्यू ले लिया। क्योंकि 0.6 तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे उसमें, कम से कम एक होनी चाहिए। एक से ज्यादा होगी तो मैं उसका एवरेज कर लूंगा। लेट से मेरी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, आ जाती है कोई 2.5, तो मैं क्या कर लेता, दूसरी और तीसरी वाली का क्या कर ले लूंगा मैं, एवरेज ले लूंगा। बट यहाँ पर तो 0.6 आ रहा है, 0.6 के साथ किसका एवरेज लूंगा मैं? इसको 1 ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वर्स्ट वाली कौन सी लिख दी, वो लिख दी है, ये रही वर्स्ट वाली ऑप्शन। ठीक है सबसे। और सेकंड ऑप्शन ये वाली होगी, सेकंड ऑब्जर्वेशन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, मुझे चाहिए तो वैसे तीन। अब आप कहोगे जब मुझे चाहिए तो तीन, तो मैं 60 को क्यों वर्स्ट से बेस्ट तक करूं? नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई साहब, इसी नंबर इसी बात के नंबर मिलने हैं आपको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वार का फॉर्मूला क्या था, पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5 परसेंटाइल रिटर्न। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 1 परसेंटाइल रिटर्न हो जाएगा। अब पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, 1। और जो 5% है, 5% के आगे मेरा कितना आ रहा है, 5% के सामने आ रहा है मेरा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने और मल्टीप्लाई करा, तो ये मेरा आ गया आंसर। और 1% के आगे हमने कौन सा करा, 1% के आगे थी मेरी ये वाली वैल्यू, और मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आ गया आंसर ये वाला। अब आप इसमें कर सकते हो कि 5% वाले में कि 95% चांसेस है कि जो मेरा लॉस है वो 19,800 से एक्सीड नहीं करेगा। 5% चांसेस है कि जो लॉस है मेरा वो 19,800 से एक्सीड कर जाएगा। और सेम चीज 1% के लिए कि 99% चांस है कि जो मेरा लॉस है वो 25,970 तक ही रहेगा। और 1% चांस है कि जो मेरा लॉस है वो 25,970 से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, अब हम करते हैं अगले वाला क्वेश्चन। उसके लिए मेरे पास डेटा है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 2। हम्म हम्म, ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो अब यहाँ पर क्या गिवन है, डेली रिटर्न्स गिवन है 20 डेज के लिए। ठीक है, क्या गिवन है, 20 डेज की डेज गिवन है। सबसे पहले मैंने कहा डे रिटर्न्स गिवन है, कितनी गिवन है आप देख लो, ये डेटा जो है ये 20 डेज का गिवन है। और सबके सामने क्या गिवन है, वही रिटर्न्स गिवन है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले स्टेप वन क्या अरेंज करूंगा फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। वर्स्ट मेरा कौन सा है वो मैं देख लूंगा कौन सा है। ये तो पहला तो वही हो गया -7.89। ठीक है, तो डेटा को ना आप अरेंज कर लेना, ये मैंने ऑलरेडी डेटा अरेंज कर लिया कि सबसे वर्स्ट ये, फिर ये ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर मेरा 21 ऑब्जर्वेशन तक, 20 है 21, आई थिंक 20 है, ये आई थिंक टाइप एरर हो गया कुछ। 20 ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक, आई थिंक 20 है, ये कुछ अलग से आई थिंक आ गया होगा 17। एक सेकंड देख लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, आई थिंक ये कुछ टाइपो एरर हो गया होगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। यहाँ पर 20 ऑब्जर्वेशन दिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब स्टेप टू क्या आइडेंटिफाई करना है 10 परसेंटाइल वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू 10 परसेंटाइल वैल्यू को करना ऑब्स करना है। तो अब 10th वाली के करने के लिए मेरे पास क्या है कि 10 को मैं 10% को मल्टीप्लाई करूंगा 20 डेज से। ऐसा क्यों, 10% से क्यों करा, क्योंकि वही है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो कितना होगा, 90% होगा, और वार वैल्यू एट रिस्क कितना होगा, वो होगा 10% होगा। उस केस में मैंने 10% करा, और जितना डेज का मेरे पास डेटा होता है उससे मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 10% मल्टीप्लाई बाय 20 डेज कितनी आ गई मेरी, सेकंड वर्स्ट रिटर्न आ गई। अब सेकंड वर्स्ट रिटर्न कितनी है इसमें, अब देख लो आप। सेकंड वर्स्ट रिटर्न है यहाँ पर -6.99। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, -6.99 लिख दी सेकंड वर्स्ट रिटर्न। इस हो सॉरी, इसका मतलब क्या है कि 90% चांसेस हैं कि एक दिन में -6.9% से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आप कहोगे अगर आपको यहीं से पता चल जाएगा पहले, ये तो आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो कि 10% इंटू 20 डेज, तो आप सिर्फ सेकंड तक ही क्यों कर रहे हो, सेकंड तक ही क्यों नहीं कर रहे हो वर्स्ट केस। आप बाकी के 20 क्यों आपने मतलब लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के तरीके, अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। वरना काम तो सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन का, ये तो आप पहले भी कर सकते हो। ठीक है, अब स्टेप 3 के आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वार। ठीक है, वार का फॉर्मूला कहता है पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10th परसेंटाइल रिटर्न। अभी 10th क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी वो कितना 10th है यहाँ पर। तो गिवन कितना है मेरे यहाँ पर, पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है, 10 लाख की वैल्यू है, और रिटर्न एट 10th परसेंट कितना है, 6.99। तो वार कैसे कैलकुलेट करूंगा, पोर्टफोलियो वैल्यू होगी मेरी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 6.99%, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 69,900। इसका क्या मतलब है कि 90% चांसेस है कि इंस्टीट्यूशन को पोर्टफोलियो को 69,900 से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं होगा। 10% चांसेस है कि 69,900 से भी ज्यादा का लॉस्ट हो सकता है। इसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए होता है, समझ पा रहे हो। अच्छा, अब आ जाओ अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। मैं एक बार चेक भी कर लूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, नहीं जी ठीक है। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम गिवन है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये करके प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब देखो डेटा कितना गिवन है, डेटा तो मेरे को गिवन है 40 का। क्या गिवन है, 40 का। और साथ में मुझे क्या गिवन है, रिटर्न गिवन है। बट इस क्वेश्चन में फायदा बताऊं क्या हुआ है, आपको ऑलरेडी रिटर्न ना वर्स्ट केस से लेके बेस्ट केस तक की ऑलरेडी गिवन है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी जो डेटा है वो वर्स्ट केस से बेस्ट केस तक का आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मैं आपको ना इसका वो दिखा देता हूँ एक बारी, क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट, जिससे ना आपको बेटर समझ में आ जाएगा। एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं। मुझे मिल गया। सबसे पहले तो ये जो स्क्रीनशॉट है, मैंने एक दो स्क्रीनशॉट यूज किए हैं हमारी रिवीजन क्लास से जो अंजलि मैम ने ली थी। तो थैंक यू सो मच अंजलि मैम, आपने हमारे साथ नोट शेयर किए हैं और आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया। अच्छा चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये है असली क्वेश्चन जो मैंने वर्ड पे लिखा था। ये 40 वर्स्ट मंथली रिटर्न्स ऑन अ स्टॉक ट्रेडिंग ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें ऑलरेडी जो डेटा गिवन है वो किस में गिवन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। एज्यूम द पोर्टफोलियो वैल्यूज रुपीज 1 लाख, कैलकुलेट अ 5% monthly var using historical method, calculate at a 1% मंथली वार यूजिंग हिस्टोरिकल मेथड। तो मैं 5% 1% पे निकालने, वो भी बात है। बट आप एक बात बताओ, डेटा में किसका गिवन है, वो कह रहे 20 ईयर्स का गिवन है डेटा, बट हमें तो सिर्फ 40 गिवन है। मतलब डेटा तो 20 ईयर्स का होगा, बट क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ 40 वर्स्ट वाले बताए हैं, और हमें तो वैसे 40 भी वर्स्ट नहीं चाहिए। हम तो सिंपल देख लेंगे, हमें 5 और 1% वाले चाहिए, तो उसमें हम देख लेंगे। समझ गए, ये डेटा गिवन है, और आपको इस डेटा को ना कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको असेंडिंग मतलब वर्स्ट से बेस्ट में गिवन है। देखो पहले वर्स्ट है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फिर धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे। तो आपका जो स्टेप वन है वो तो आपका स्टेप वन ऑलरेडी हो चुका है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं ठीक है। तो स्टेप वन तो आपका हो चुका हुआ है, तो ये स्टेप वन हो चुका है आपका। अब आपको क्या गिवन है, अब आपको करना क्या, टाइम पीरियड कितना गिवन है क्वेश्चन में, लास्ट 20 ईयर्स का। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, टोटल ऑब्जर्वेशन होगी 240। अब आप में से कहोगे 240 कैसे हो रही है, एक बात बताओ, 20 ईयर्स का डेटा गिवन है, और आपको ना मंथली गिवन है। आप देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, वो कह रहा है 40 दिए मंथली रिटर्न्स। आपको क्या गिवन है, मंथली रिटर्न्स। तो आपको जो डेटा चाहिए वो भी तो मंथ में चाहिए।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये 40 मंथली गिवन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 20 ईयर्स, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो टोटल कितनी होगी? टोटल 240 की होगी, रिटर्न होगी। पर आप कहोगे कि यहाँ पर तो 240 रिटर्न है और यहाँ पर तो सिर्फ 40 गिवन है। मतलब क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ 40 ही गिवन है, वैसे 240 रिटर्न होंगी। और एक और बात, शायद इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं, क्योंकि जिसमें आपको 40 डेटा को मतलब वर्ड से बेस्ट तक आपको नोट करना पड़े, क्योंकि मैम ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा 10-15 फिगर्स ही आएंगे। बट अब पता नहीं, आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल ठीक है। अब गिवन डेटा में मैंने आपको क्या बताया कि 40 वर्स्ट मंथली रिटर्न्स गिवन ऑलरेडी अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी? 1 लाख। अब तो बात ही खत्म। स्टेप वन क्या है? कैलकुलेट करना है 5% मंथली बार। तो 5% ऑफ 240 रिटर्न्स कितना हो गया? 12 वर्स्ट रिटर्न्स होगी। वो कैसे हो गया? 5% मल्टीप्लाई बाय 240 रिटर्न्स कितना हो गया? 12 वर्स्ट रिटर्न्स होगी। और 12th वर्स्ट रिटर्न में कितना है? ये है। अब ये कैसे निकल 12th में? अब आप देख लो, यहां से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर आ रहा है, ये आ गई 12th। कितनी आ गई? -0.11553। तो ये आ गई, ये होगी फ्रॉम द गिवन डेटा। और वार कितना आगे आ गया मेरा? 0.1153 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये आ गया मेरा, आ गई। और इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? देर इज ए 95% चांस दैट द पोर्टफोलियो विल नॉट लूज मोर देन 11,553 इन अ मंथ, बट 5% चांसेस है कि इससे ज्यादा के भी लॉस हो सकता है। ठीक है जी। अब आ जाओ, आपका अगला मतलब पार्ट वो है कैलकुलेट करना 1% मंथली बार, तो वो भी कर रहे थे। 1% किसका निकालेंगे? 240। आप कहोगे 240 कैसे है? 1% मैं करता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है, और इस केस में मेरी कितनी? 240। आप कहोगे 240 कैसे है? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मुझे डेटा गिवन था 12 सालों का, और जो मुझे ये गिवन था, ये किस में गिवन था? ये था 40 वर्स मंथली। तो मुझे डेटा किस में चाहिए? मंथली में चाहिए। तो 12 इंटू 40 किया, वो आ गया मेरा 240 आ गया। अब 240 को मैंने पहले 5 से किया, अब 240 को मैं किससे करूंगा? 1% से करूंगा। तो वो कितना आ गया मेरा? 2.4। अब यहाँ पर हो गया पंगा। पंगा क्या हो गया कि अब 2.4 कहां पर आएगा? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो मैम ने हमें बताया कि आप ना इन दोनों का क्या कर लो? आप इन दोनों का एवरेज कर लो। क्या कर लो? इन दोनों का एवरेज कर लो। 2 इसका और इसका एवरेज कर लो, तो वो फिगर आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने क्या करना है? मैंने इसका क्या करना है? एवरेज करना है। ठीक है। अब कैसे करेंगे एवरेज इसका? देखो, सेकंड वर्स्ट का कितना है? ये वाला डेटा गिवन है। और थर्ड का कितना है? ये गिवन है। अब मैंने क्या करा? मैंने इन दोनों का क्या करा? मैंने कर दिया इसका एवरेज कर दिया। ठीक है। और जब मैंने एवरेज किया, ये वाला हटा दो आप। ठीक है, रुको, ये वाला आप हटा दो। हाँ, ठीक है। ऑल्टरनेट अप्रोच। ठीक है। अब मैंने क्या करा? मैंने इन दोनों का एवरेज किया, और जब मैंने एवरेज किया बार का, तो ये मेरा मल्टीप्लाई पे मैंने 1 लाख कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है। और उसकी भी सेम इंटरप्रेट कर देना कि 99% चांसेस है कि जो मेरा लॉस है वो 21,578 से एक्सीड नहीं करेगा। बट 1% फिर से चांस है कि जो मेरा लॉस है वो 21,578 से एक्सीड कर सकता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो चलो, बस हमारा जो वार का था ना, जो था वो इतना ही था। अब हम इसका एक और टॉपिक करेंगे, उसके लिए मैं नोट्स को यूज करूंगा, राधिका के नोट्स को। और राधिका आजकल मेरे काफी ज्यादा काम आ रही है, क्योंकि राधिका आजकल नोट्स बना देती है, तो मुझे वीडियो बनाने में ना काफी इजी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच राधिका। आई थिंक अगर राधिका ना होती तो आज ये वीडियो भी ना बन पाती, क्योंकि राधिका ने काफी सारी मेरी हेल्प करी वीडियो बनाने में। तो चलो ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं पहले। अम, ये भी जो नोट्स हैं आपको उसमें मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे। ठीक है। अगला जो है ना वार में कौन सा था? वो है हमारा रिस्क मैट्रिक्स। ठीक है, ये ले लूं मैं। ठीक है। वार में जो अभी तक था ना वो वाला पास डेटा वाला, तो वो उतना ही था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। क्या होगा? आपको ना जैसे 10 दिन का पास्ट की ऑब्जर्वेशंस मतलब रिटर्न गिवन होंगी। आपको सबसे पहला स्टेप वन क्या होगा? आपको वर्स्ट से लेके बेस्ट तक उसको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। आपने उसको अरेंज कर लिया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या होगा? आपको देखना है कि जो आपका वार है वो कितना गिवन है, 5% या 10%। लेट से 5% गिवन है, तो 5% को आप मल्टीप्लाई करोगे जितना आपको वो डेटा गिवन है। लेट से आपको डेटा गिवन है 20, तो 5% का 20 पर करा, तो वो वाली जो वैल्यू आएगी उसको वैल्यू को कहां करोगे? टेबल में लोकेट करोगे। और जो टेबल में लोकेट अगर तो एग्जैक्ट मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो वैल्यू बीच गई तो आप उन दोनों वैल्यूज का क्या ले लोगे? आप एवरेज ले लोगे। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? पोर्टफोलियो वैल्यू से। पोर्टफोलियो वैल्यू 1 लाख 10 लाख जो भी गिवन आप उससे कर लोगे। ठीक है। अगले उसका क्या है? रिस्क मैट्रिक्स या फिर पैरामीट्रिक अप्रोच है। तो बहुत ईजी है। इसकी एजम्पशंस क्या होती है? जो रिटर्न होती है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, और जो कोरिलेशन होता है वो क्या हमारा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब मैं इसको ज्यादा
ये प्रैक्टिकल क्लास है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं बता रहा, तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ इसमें करते क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए। एक तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल पता होना चाहिए, और आपको बेस करेंसी पता होना चाहिए। क्या सब कुछ होता है हम देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आपको ना फॉर्मूलाज लगाने हैं, पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला और रिटर्न का फॉर्मूला। रिटर्न का फॉर्मूला कहता है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा जूम कर लूँ, शायद आपको दिख जाए। अच्छा हाँ, रिटर्न का फॉर्मूला कहता है, ये है वेट ऑफ एसेट, ये है रिटर्न ऑफ एसेट। मतलब वेट वन मतलब एसेट वन की वेट और एसेट वन की रिटर्न, प्लस वेट टू और मल्टीप्लाई बाय रिटर्न टू। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है कि जो भी आपको उसका वेट है उसके साथ आपको कर देना, और ऐसे करके हम कितना भी आगे लेके जा सकते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रिस्क। अब रिस्क कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविजन, जो हमने आई थिंक रिस्क एसएपीएम में भी सीखा था, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो। सबसे पहले अंडर रूट का साइन निकालेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वन का स्क्वायर, प्लस वेट टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन टू का स्क्वायर, फिर प्लस टू वेट वन, वेट टू, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन वन, स्टैंडर्ड डिविएशन टू, और कोरिलेशन बिटवीन द एसेट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वार। वार का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो ये म्यू होता है, ठीक है, आई थिंक ये म्यू ही कहते हैं इसको, आप करेक्ट कर लेना अगर मैंने गलत बताओ। इस ये हो गया हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाई बाय जी का स्कोर, कॉन्फिडेंस लेवल बता दूंगा अभी क्या होता है, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, पोर्टफोलियो वैल्यू। अभी सब देख लेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। और ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ क्या होता है, जो जी का स्कोर होता है ना, वैसे ना वो हमें ना टेबल पे देखना होता है, बट मैम ने हमें बताया कि या तो आपका पेपर में आएगा 95%, या आएगा 90%, और ज्यादा से ज्यादा ना 90% आ सकते हो। तो आप ये तीन वैल्यू है ना, इसको याद ही कर लो, या तो इसको याद कर लो, या फिर आप वो वाला टेबल ले जाना, बट मैम ने भी हमें रिकमेंड किया कि तीन वैल्यूज आएंगी, आप इन तीन वैल्यूज को ना याद कर लेना, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर वन, क्या आपको ना क्वेश्चन में मीन गिवन है, ठीक है, कितना है 20 मिलियन, और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, कितना है 15 मिलियन गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है वार किस पे, 95% पे और 99% पे कॉन्फिडेंस लेवल पे। तो 95% का आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, और 99% के लिए आपको ये वाला याद होना चाहिए, बस। अब देखो वार का फॉर्मूला होता क्या परसेंटेज में, नेगेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पर भी ना नेगेटिव था, मैं आपको बता दूं, चल जा भाई। हम्म, ये वाला है, ये क्या नेगेटिव लिखा हुआ आगे, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये माइनस का साइन है, ठीक है। चलो, तो वार परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या, वार परसेंटेज का फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाँ जी, माइनस मीन, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम प्लस करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू, ठीक है। अब चलो आ जाओ, जो वार 5% है और यहाँ पर वार क्या है 1%। अब वार 5% में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए, वो कितना है हमें गिवन है, -20 मिलियन। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर -20 लिख दिया, और सेम चीज यहाँ पर मैंने लिख दी, 1% में लिख दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है मुझे, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन की मैंने 15 मिलियन, तो यहाँ पर भी मैंने प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन किया, और यहाँ पर भी प्लस किया मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, मल्टीप्लाई मुझे करना है जी की वैल्यू से, और जी की जो वैल्यू है 5% पे, वो कितनी है, वो मतलब वो मेरी कितनी है 1.6, 5% मतलब वो मेरा 95% कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, वो कितनी है 1.65। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 1.65, और यहाँ पर मेरा बार कितना है 1% है, तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 99% होगा। तो अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 99% होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.33, तो होगी वैल्यू 2.33। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। मैं एक बार इसको ना हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख लो। हाँ, 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 हाँ। ठीक है जी। चलो, मैंने आपको बताया यहाँ पर प्लस का साइन है, ये देखो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, और आगे यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, वो राधिका ने छोटा छोटा लिखा है इस करके। तो यहाँ पर आ गई मेरी 4.75 मिलियन, और ये आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो की वैल्यू गिवन है ₹100, अर्थमेटिक मीन गिवन है 20%, और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 40%। बहुत अच्छी बात है। और आप अब फिर से मुझे क्या निकालना है, वार 5% पे भी निकालना है और 1% पे भी निकालना है, ठीक है। अच्छा, वार 5% पे निकालूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, माइनस मीन, फिर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू। और अब यहाँ पर मुझे पोर्टफोलियो भी गिवन है तो मल्टीप्लाई पोर्टफोलियो भी। अब आप कहोगे ऊपर तो आपने पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई किया नहीं, अरे तो भाई वहां पर पोर्टफोलियो गिवन भी कहाँ पर था, देखो फॉर्मूला में तो गिवन है पोर्टफोलियो, ये देखो, फॉर्मूला में तो गिवन है पोर्टफोलियो,
पर भाई जब यहाँ पर गिवन ही नहीं है पोर्टफोलियो तो मैं कहाँ से ले लूंगा, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर नहीं गिवन, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या करा, माइनस मीन वो कितना है मेरा, माइनस 0.20, तो -20% करा। यहाँ पर भी करा माइनस 20% किया, प्लस मुझे क्या करना है, मुझे करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर प्लस 40% किया, और यहाँ पर भी प्लस कर दिया 40% कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या करा मैंने, जी। अब जो मल्टीप्लाई बाय जी करना है वो मैंने कैसे करना है, जेड की वैल्यू पहले केस में क्या 5%, मतलब जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है 95% हुआ, ठीक है। तो उस केस में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1.65 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस केस में मेरा 1% है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 99% होगा। और अगर 99% होगा तो उस केस में मेरा जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2.33। तो यहाँ पर मैंने 2.33 से किया और ब्रैकेट क्लोज की और 100 से दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू गिवन जो आंसर आ गया आपके, ठीक है। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपको, एक स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन है और बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टॉक का रिटर्न इतना है, बॉन्ड का रिटर्न इतना है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है, इसका वेट इतना है और इसका वेट इतना है। अब वो वाला पहले वाला भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले भी काफी सारे अब ये क्वेश्चंस कर लोगे, और ये मैम ने ना रिवीजन क्लास में बताए हुए, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ही होगी। बाकी तो आप सबकी किस्मत है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ डोगेश भाई को बिस्कुट खिलाना शुरू करो, वो भी ओरियो वाले, तो अभी आपके एग्जाम्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। और कोरिलेशन भी गिवन है और मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी गिवन है 150 मिलियन डॉलर्स की, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, 5% ईयरली बार, 1% ईयर निकाल, 5% वीकली बार और 1% वीकली बार। अब जो भी निकालना, और ये वार कौन से हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, इनमें से कोई वार नहीं है। वार का फुल फॉर्म होती है वैल्यू एट रिस्क होता है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिटर्न निकालूंगा, और रिटर्न का फॉर्मूला कौन सा होता है, मेरा गला सूख चुका है बार बार बोलते बोलते, बार बार क्यों बुलवाई जा रहे हो भाई, यहाँ पर बताया तो था मैंने, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो, ये होता है रिटर्न का फॉर्मूला, देख लो दोबारा, बार बार नहीं बोलूंगा, ये देखो। अ, ठीक है, ये होता है रिटर्न का फॉर्मूला। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, रिटर्न निकालूंगा, कहाँ गया, हाँ रिटर्न, W1 R1 प्लस W2 R2। तो वेट ऑफ वन कितना है वो मेरे को गिवन है, वेट ऑफ 65%, और रिटर्न भी गिवन है, और ऐसे 5%, और इसका भी मुझे वेट गिवन है 35%, और इसकी रिटर्न कितनी 5%। तो मैंने क्या करा, वेट 1 R1 प्लस वेट 2 R2, तो जब मैंने इसको ऐसा किया तो काटा पीटी करके मेरा आंसर आ गया 9.55, तो मेरी रिटर्न आ गई, बात खत्म। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रिस्क। अब रिस्क कैसे निकालते हैं ये भी मैं बार बार बता चुका हूँ, मेरा गला सूख चुका है बोल बोल के। ये देखो, ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो मैंने अभी सिखाया था, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, वेट 1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस वेट 2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस टू वेट 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 P12 हो गया, ठीक है। वो जो कोरिलेशन कर दे, मुझे इन सब का डेटा गिवन है, वेट 1 तो यहाँ से उठाया, और रिटर्न भी मुझे यहाँ पे गिवन थी, फिर ऐसे करके उठाया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन था, ये सारा उठा लिया, और ये जो लास्ट में मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2, और P12 कौन सा है, ये है मेरा ये वाला, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, एक सेकंड, कहाँ गया है, हाँ ये रहा, ये कोरिलेशन, कोरिलेशन को कहते हैं P12, ठीक है। ये मेरा 0.15, तो ये रहा मेरा 0.15, और जब मैंने इन सबको सॉल्व किया तो मेरा आ गया ये। अब आप समझ गए, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहला क्या निकालना है मुझे, 5% ईयरली वार निकालना है, क्या निकालना है, 5% ईयरली वार निकालना है। अब आप समझो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस मीन ऑफ पी प्लस जी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। जब मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, तो वहां पर मेरे को सब कुछ ना डेटा गिवन था, बट इस क्वेश्चन में मैंने सब कुछ खुद से निकाला है, समझ पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो? तो सबसे पहले मीन ऑफ पी ये कैसे निकाला हमने, ये रहा जो रिटर्न था मेरा, ठीक है, ये वाला 9.55, ये मुझे पहले गिवन होता था, अब ये मैंने अब निकाला है, तो यहाँ पर लिखा मैंने ये, तो 9.55 था ना, तो फिर डिवाइडेड बाय मैंने 100 कर दिया, तो ये मेरी वैल्यू आ गई ये वाली, और माइनस का साइन फॉर्मूला में होता है तो ये मैंने लगा दिया, प्लस अब क्या करना है, जी की वैल्यू, अब जी की वैल्यू मैं बार बार बता चुका हूँ 5% है, तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 95% होगा, तो जो मैंने ऊपर वैल्यू दिखाई थी वो ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, तो ये तो मैंने निकाला ही हुआ है, ये देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन था स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पी, कितना कहाँ गया भाई, नहीं अच्छा सॉरी सॉरी, जेड की वैल्यू, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पी, वो नहीं नहीं एक सेकंड, मैंने क्या बोल दिया, एक सेकंड, हाँ ये रहा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पी, ये कितना है, ये रहा,
14.87 ये निकाला ना भी मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रहा, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ये वाली, और इसको भी मैंने वो पॉइंट्स में लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू, वैल्यू तो मुझे 150 ये गिवन था, ये देखो 150 मिलियन, ठीक है। तो मैंने इसको किया, सॉल्व किया, तो मेरा आंसर आ गया। सेम चीज मैंने क्या करना है, 1% के लिए करना है, मैं दोबारा नहीं बता रहा, सारा डेटा गिवन है। बस जो जी की वैल्यू है ये यहाँ पर हम किसकी ले लेंगे, 99% की लेंगे। इसके अलावा 150 वही पुराने वाला हो गया, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन वो तो हर केस में सेम ही होगा ना, वो थोड़ा ना बदलेगा। बस कौन सा बदलेगा, यहाँ पर ये वैल्यू बदलेगी, और मीन भी यहाँ पर सेम ही होगा। अब जब आ गया मेरा 5% वीकली वार, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वीकली में क्या होगा। अब जो आपकी रिटर्न है ना, उसको मैंने डिवाइड करूंगा 52 से। क्यों? क्योंकि जो मेरी रिटर्न थी वो तो एनुअली आई थी, तो जब मुझे वीक्स में चाहिए तो हम एक यूजुअली हम एज्यूम करते हैं ना, एक साल में कितने वीक्स होंगे, 52 वीक्स होंगे, तो ये मेरी वैल्यू आ गई है। और रिस्क को भी मैं क्या करूंगा, रिस्क में नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन वाला होता है ना, इस करके मैं इसको अंडर रूट करूंगा। मैं क्या करूंगा, अंडर रूट करूंगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिस्क में मैं डिवाइडेड बाय 52 नहीं करूंगा, मैं रिस्क में क्या करूंगा, अंडर रूट 52 करूंगा, मतलब अंडर रूट में करूंगा। तो मेरी वैल्यू आ गई है। उसके बाद फिर मैंने डेटा डाला, डेटा तो सेम वैसे ही डालना, आप एक बार देख लो। तो वो सेम हमने डाला, तो हमारा आंसर आ गया वही वाला, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हमने क्या करना है, 1% वीकली बाहर निकालना। सेम चीज वही है, वीकली तो हमने सारा डेटा गिवन है। बस अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, और तो बाकी सब कुछ सेम का सेम ही रहेगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को क्या? चलो, इसी में ना एक और छोटा सा पार्ट होता है, सिंप्लीफाइड अप्रोच। क्या होता है सिंप्लीफाइड अप्रोच? सिंप्लीफाइड अप्रोच में ना वार में बताऊं क्या होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जी का स्कोर और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। रिटर्न नहीं होता इसमें, क्या नहीं होता, रिटर्न नहीं होता। ये भी सिंप्लीफाइड अप्रोच है। अब आप कहोगे कि आपको कौन सी निकालनी, भाई वो तो डेटा पे डिपेंड करता है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, मुझे पोर्टफोलियो की वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, और बताओगे कि कैलकुलेट करो वार 99% पे। अब भैया वो वाला तो लग ही नहीं सकता फॉर्मूला, क्योंकि उसमें तो मुझे मीन भी चाहिए। मीन मतलब वो रिटर्न चाहिए, रिटर्न निकालने के लिए कोई डेटा ही गिवन है। देखो यहाँ पर मैं तभी ये निकालूंगा ना फॉर्मूला। रुको मैं अच्छे वाला फॉर्मूला दिखा दूंगा आपको। ये वाला फॉर्मूला तो मैं तब लगाऊंगा जब मुझे यहाँ पर मीन गिवन होगा। जी की वैल्यू तो चलो मैं खुद से निकाल लेता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन भी हो जाएगा ये भी। बट जब मुझे मीन मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ही गिवन नहीं है, ठीक है, अगर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ही गिवन नहीं है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो इस केस में इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सिंप्लीफाइड अप्रोच कहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, मुझे सारा डेटा गिवन है, वैल्यू गिवन है, कितनी है, 50 लाख गिवन है। जी की वैल्यू वो तो मैंने आपको बताया 99%, आप ऊपर सेम रिपीटिशन कर लेना, वो ये वैल्यू वैल्यू होगी। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना गिवन है, 1.5, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 100 करके, और फिर करा, मेरा आंसर आ गया। समझ पा रहे हो? अब आजू अगला, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। मैंने बेटा नहीं बोला, बीटा बोला है, ठीक है, आराम से बोलना, ठीक है। बीटा, बीटा की फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड रिटर्न ऑफ मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ, मतलब मैंने नहीं, राधिका ने लिखा है, राधिका के नोट्स है, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्मूला होता है बीटा का, वो फॉर्मूला होता है कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड एसेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। हमारे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, और वो भी इतना इजी। जो अभी तक मैंने पढ़ाया ना प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं आया हुआ उसमें से, ठीक है। मैंने एक स्पॉइलर अलर्ट दे दिया आपको, मैं अभी प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मुलाज हो गए। अब आजू इसकी इंटरप्रिटेशन में, अगर बीटा की वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब है, वो मार्केट के साथ मूव कर रहा है। अगर बीटा मोर देन 1 है, इसका मतलब है वो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। और बीटा अगर लेस देन 1 है, मतलब वो मार्केट से कम वॉलेटाइल है। और अगर बीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब वो ऑपोजिट मूव कर रहा है। और बीटा इक्वल्स टू 0 मतलब कोई रिलेशन नहीं है। और बीटा कब यूज होता है, जब हम मार्केट का रिस्क निकालते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क निकालते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के टाइम पे बीटा यूज होता है, ठीक है। आ जाओ डेटा देख लेते हैं, क्या कंपनी एक्स वाई जी है, उसका रिटर्न गिवन है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन गिवन 15% गिवन है। सेम चीज बीएससी सेंसेक्स गिवन है, मतलब मार्केट है ना, ये देखो उसका रिटर्न गिवन है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 12% गिवन है। अब और इनके बीच में क्या गिवन है, कोवेरियंस। बात खत्म। कोवेरियंस बिटवीन कंपनी और मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट। तो कोवेरियंस गिवन है, दोनों के बीच का कितना है, 0.02, वो मैंने लिख दिया, 0.02 लिख दिया। और अपॉन वेरियंस लिखा, वो कैसे लिख दिया मैंने, वेरियंस कहाँ से आया मेरा, वो आ गया मेरा ये रहा,
वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्या होता है वेरिएंस? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में वेरिएंस तो गिवन नहीं है, और वेरिएंस मुझे किसका चाहिए? मार्केट का चाहिए। तो मार्केट की इंफॉर्मेशन तो ये गिवन है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये मार्केट की, अब मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, बट मुझे वेरिएंस गिवन नहीं है। तो जब मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? वेरिएंस निकाल दूं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो ये मैंने करा और ऐसे आंसर आ गया, बात खत्म। मतलब आपको फॉर्मूला पता है ना, तो आप आंसर कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। कंपनी एबीसी गिवन है, कंपनी का डेटा गिवन है, और निफ्टी 50 मतलब मार्केट का डेटा गिवन है, रिटर्न गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, रिटर्न और स्टैंडर्ड डिवीजन। अब आप में से काफी सारे कहेंगे रिटर्न क्यों गिवन है? रिटर्न का तो कोई यूज नहीं, अब गिवन है तो गिवन है, जरूरत थोड़ा हर चीज का यूज हो ही हो। ठीक है चलो। और कोवेरियंस भी गिवन है, तो सेम चीज मैंने करी। बीटा इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन मार्केट एंड कंपनी और वेरियंस ऑफ मार्केट। तो वेरियंस तो ये रहा, ये रहा। ठीक है। और वेरिएंस ऑफ मार्केट गिवन नहीं है, बट मुझे क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। मैं ना यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं, फिर आप बार बार ना मुझे पूछना नहीं। वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। रुको, ये कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड, अच्छा ऐसे ही कर ले, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है। वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो मैंने आंसर फॉर्मूला पुट किया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो। अब आज जो एक और अगला टॉपिक, मतलब जो ये पोर्टफोलियो रिस्क मेजर। ठीक है, पोर्टफोलियो रिस्क मेजर में जो सबसे पहली रेशो वो कौन सी? शार्प रेशो। ये तो आपको पता होगा, हमने जो पीछे भी एग्जाम हुआ है, कौन सा एग्जाम हुआ है? आई थिंक मैं तो सब्जेक्ट के नाम ही भूल चुका हूँ, बताओ। कोर्स तो बड़े दूर की बात है, सब्जेक्ट के नाम तक याद नहीं। जो मर्चेंट बैंकिंग से पहला वाला एग्जाम हुआ, तो अब आप में से किसी को याद होगा तो मुझे मैसेज करके बता देना। उसमें हमने शार्प रेशो पढ़ी थी। शार्प रेशो का फॉर्मूला कहता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है। अब ये क्या गिवन है? म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या गिवन है? रिटर्न गिवन है, रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फंड्स रिटर्न गिवन है। तो शार्प रेशियो क्या हो जाएगी भैया? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना? 14% माइनस आरएफ गिवन है कितना? 5% गिवन है, और अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो काटा पीटी करी, आंसर आ गया, बात खत्म। अब आ जाओ आगे। पोर्टफोलियो ए और पोर्टफोलियो बी। मुझे रिटर्न ऑफ ए गिवन है, रिस्क फ्री गिवन है, और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, सेम डेटा। तो सिंपल क्या करना है? वही 18 करा -4 डिवाइडेड बाय 12, 15 -4 ये कर दिया। मतलब आपको ये फॉर्मूला याद है ना अगर, तो बात हो जाएगी खत्म। अब आ जाओ आगे। ठीक है। हेज फंड्स मंथली गिवन है। देखो यहाँ हो गया क्लेश। देखो हमने ना क्वेश्चंस भी किए और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराए हर टाइप के क्वेश्चन जो जो आ सकते हैं। पर पिछली बारी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा ना, हंस दोगे, इतना आसान पेपर आया हुआ। पर चलो अब हंसना मत, जो भी है ठीक है चलो। हेज फंड्स का क्या मतलब होता है? देख लो वीडियो हो रही है ना रिकॉर्ड? हाँ जी हो रही है रिकॉर्ड। चलो। हेज फंड्स का क्या मतलब होता है? मंथली, अच्छा। रिटर्न गिवन है 1.2%, रिस्क फ्री गिवन है 0.3%, और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 2%। अब इस केस में हम क्या करेंगे? रिटर्न क्या क्या करेंगे? 1.2% मंथली है, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिस्क फ्री भी मुझे मंथली गिवन है, तो मुझे तो एनुअली चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा। यार हटा दूं थोड़े, ऐसे ना गचड़ पचड़ हो रही है फिर। ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ना, 2% गिवन है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? अंडर रूट में मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। और फिर जो मेरा डेटा आया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। रिटर्न ऑफ क्या हो गया? ये हो गया मेरा 14.4, माइनस हो गया मेरा क्या कहते हैं, उसके बाद माइनस मेरा हो गया रिस्क फ्री रिटर्न 3.6 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। बात खत्म। ये मार, मार का क्या मतलब? ये मार वो वाली मार नहीं है जो हमें पेरेंट्स मारेंगे हमारा रिजल्ट आने के बाद। मार की फुल फॉर्म होती है मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न। क्या होती है? मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न। तो इस करके हमेशा अपने आप से ना, मतलब कोरिलेट मत करा करो। जब भी आपको बोलो मार का क्या मतलब है, मार का मतलब मार खाना नहीं होता। मार का मतलब होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न। ठीक है। एक और लास्ट रेशो है इसका, सोटिनो रेशो। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, और अगर आप में से किसी को आता होगा तो प्लीज मुझे बता देना अगर मैंने गलत बोला होगा। आई थिंक ये कहते हैं सोटिनो रेशो। सोटिनो रेशो क्या होती है? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस मार अपॉन डाउन साइड डेविएशन। देखो रिटर्न गिवन है मुझे, रिस्क फ्री रिटर्न गिवन है, और डाउन साइड डेविएशन गिवन है, तो बात खत्म। रिटर्न पोर्टफोलियो कितना है? 16%। और रिस्क फ्री मतलब वही मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न, मतलब इतना तो होना चाहिए। मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न का क्या मतलब होता है? कि इतना तो कम से कम रिटर्न आए, और उतना रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न हो गया। मतलब मिनिमम का क्या मतलब है? कि भाई अगर मैं कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो उतना तो रिटर्न है। और उतना मतलब मिनिमम रिटर्न मतलब लेट से मैं कभी बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट से उसको कंपेयर कर लूं, या किसी भी
कर लूँ, जो मिनिमम मुझे इतना तो चाहिए। इस केस में मुझे कितना है, रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए। तो ये हो गया -6% और डिवाइडेड बाय डाउन साइड डेविएशन हो गया, ठीक है। लास्ट कौन सा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, मंथली, अच्छा एक सेकंड, क्या है ये? हाँ, मंथली गिवन है, आपको ईयरली पे लेके जाना है। ये भी कौन सा डेटा गिवन है, मंथली गिवन है। रिटर्न गिवन है 1.5%, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 12 किया, तो हमारा आ गया 18% हो गया। रिस्क फ्री रिटर्न हो गया 0.4% हुआ और मल्टीप्लाई बाय 12 किया, ठीक है, तो आ गया मेरा 4.8 आ गया। और स्टैंडर्ड डिविएशन 2.5% गिवन है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना, अंडर रूट बाय 12 करना है। मैं ठीक है बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ना बच्चे फिर गलती कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मैंने आपको बता दिया इस करके, ठीक है। और उसके बाद फिर सोटिनो रेशो वही निकालना है, ये ऐसे इसने गलत लिख दिया, उसको इग्नोर करो। 18 माइनस 4.8 अपॉन 8.66, मतलब 18 हो गया रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 18%, और माइनस करा हमने रिस्क फ्री रिटर्न, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, बात खत्म। अब हम सीधा करेंगे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कहाँ है वो, एक सेकंड, ये जो था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व है। सिर्फ दो क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रैक्टिकल, और वो भी इतने इजी आ रखे हैं, आप देखना, और बाकी सारा थ्योरी है। ये भी जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, ये भी आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, और इसका भी क्रेडिट जाता है राधिका को। थैंक यू सो मच राधिका, आपने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करे, तो थैंक यू सो मच राधिका इस चीज के लिए। चलो, और इतना ज़्यादा ये दिमाग लगाती है, इसके साथ ही पता नहीं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देती है। मैं भी इसको बोलूंगा मुझे सिखा दे ये कैसे इसने किया है, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं आती। तो अभी मैं इसको मैसेज करके पूछता हूँ, पर तब तक के लिए हम पढ़ तो लेते हैं। चलो, क्वेश्चन देखो क्या है। यू आर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक ABC Limited in a relation to market index represents the Nasdaq composite index. Over the past years, ABC Limited has the following returns. ABC का मीन रिटर्न गिवन है, याद है हमने वो करा था, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 20%। ड्यूरिंग द सेम पीरियड नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स हैड द मीन रिटर्न ऑफ 10%, मतलब सेंसेक्स का गिवन है वो जो भी है, मतलब, and a standard deviation of 12% given है। The correlation coefficient between the return of ABC और Nasdaq given है, कितना है वो, 0.8। Calculate the beta of ABC Limited respect to Nasdaq Composite Index, ठीक है। जो डेटा गिवन है ना, सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप पहले मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है, एक बारी क्वेश्चन रीड कर लो अगर आपको नहीं समझ में आया तो। चलो ठीक है, ठीक है, नैस्डैक हो गया, नहीं हो गया, ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। अच्छा, अब मुझे सारा डेटा गिवन है। अब देखो, आपको पता है क्या है, ये जो डेटा गिवन है ना मेरे को, इसमें ना मेरा बीटा निकालना है मुझे, ठीक है। बट बीटा का ना वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो, मैं आपको डायरी दिखा दूं राधिका की। अरे कहाँ गई, बंद कर दी क्या मैंने, नहीं ये रही। हाँ, देखो, बीटा के ना दो फॉर्मूलाज गिवन थे, ये, अगर आपको याद हो तो। तो ना, जो एग्जाम में आया ना, वो ये वाला नहीं आया, एग्जाम में ये वाला आया हुआ है, ये, समझ पा रहे हो, ये वाला, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, चलो। तो अब हमें, ओहो, क्या हो गया भाई, एक सेकंड, कहाँ गया यार, मैं तो खुद ही इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। ये रहा, ठीक है, अच्छा, ये आया था आपका, ठीक है, नैस्डैक का आया था। अब उसमें हमने क्या करना है, बीटा इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। अब मुझे सब कुछ गिवन है। बीटा इक्वल्स टू 0.8, 0.8 क्या, ये गिवन था हमें, ये रहा जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट था, ठीक है, ये गिवन था। और मल्टीप्लाई अपॉन क्या करा मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक, वो भी गिवन था मुझे, ये रहा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक, ये रहा। और अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, ये भी गिवन था, ये देखो। इससे मेरा आंसर आ गया ये वाला। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन कही, 1.33% मींस ABC limit is 33% more volatile than Nasdaq index. If Nasdaq moves by 1%, ABC limited tend to move by 1.33% on average. Higher beta equals to higher systematic risk, system sensitive to market swings. समझ गए। और अगला क्वेश्चन है वार के ऊपर। कौन सा वार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, भाई वो वाले वार नहीं है, ये हमारा वैल्यू एट रिस्क वाला, ठीक है।
ये भी इसने सामने गिवन है। एक जो इतनी समझदार है, इसने पता नहीं स्क्रीनशॉट भी कैसे लगाए हैं। भाई राधिका, अगर सुन रही हो तो मुझे भी बता दियो कैसे बनाए तूने, ठीक है। अ सीजन पोर्टफोलियो मैनेजर इन क्या लिखा है, इंटरेस्टेड विद द ओवरसीइंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैल्यू एट 20 लाख, ठीक है। पोर्टफोलियो की वैल्यू गिवन है 20। इट्स पैरामाउंट टू गॉज अ मिटिगेट पोर्टफोलियो रिस्क इनटू द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वंस अ वाइटल मैट्रिक्स करके ये सब कुछ डेटा गिवन है। मुझे ना वार कितना गिवन है, 95% वार गिवन है, ठीक है। इसके अलावा क्या, दिस एंटेल डिटरमाइन द मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस दैट द पोर्टफोलियो कुड इनकर नेक्स्ट डे इज 95%, तो हमें बता ही दिया उसने। एक्यूरेट वार हमें निकालना और बताना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना गिवन है हिस्टोरिकल डेटा पे 2, और अब हमें बताना है ये, ठीक है। ये गिवन है डेटा, पोर्टफोलियो की वैल्यू 20, स्टैंडर्ड डिविएशन है 2%, 0.02, कॉन्फिडेंस लेवल है 95, और टाइम होराइजन कितना है, 1 डे। वो कैसे पता चला, कहीं पढ़ा तो था हमने, मैंने बोला भी था, मुझे याद नहीं, कहीं यहाँ पर लिखा था ना हमने 1 डे। भाई मैं तो खुद ही भूलना शुरू हो गया, नींद आनी शुरू हो गई मेरे को। चलो ठीक है यार, कहीं तो पढ़ा था 1 डे, देख लेना यार। अभी मैंने बोला भी था कि 1 डे, ये रहा मिल गया, ये रहा, ये देखो, ठीक है। 1 डे का टाइम होराइजन है। तो एजम्पशन क्या होती है, रिटर्न नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जी स्कोर है 95%, वो 1.645। मैंने आपको वैसे ही बताया कि आपको ये वैल्यू ना याद कर लेनी है, 90%, 95% और 99% नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल टेबल से आपको लोकेट करनी आनी चाहिए। बट मैम ने बोला 3 वैल्यूज है, याद कर लो, क्यों इतना टंटना करना, ठीक है। चलो, वार की वैल्यू करती है पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जी का स्क्वायर। तो तीनों को मल्टीप्लाई किया और बात खत्म हो गई। देखो कितना इजी आया है। हमने तो अभी जो प्रैक्टिस के लिए ना, इससे कितने मुश्किल क्वेश्चंस भी सीखे, बट पेपर में तो इतना ज्यादा इजी आया हुआ रखा है। तो अब ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डोगेश भाई को आज से बिस्किट खिलाना शुरू कर दो, ठीक है। अब 1 डे वार 95% कॉन्फिडेंस लेवल है 65,800 मींस दैट देयर इज a 95% चांस दैट द पोर्टफोलियो विल नॉट लूज मोर देन 65,800 in a single day। implication क्या है, if the portfolio drops by 65,800 plus it is a rare event, only 5% probability, हेल्प्स सेट रिस्क लिमिट और इंश्योर करेगा कि लिक्विडिटी ऑफ पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए, और यूज फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस बेसल नॉर्म्स एंड हेजिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या क्या होती है इसकी, एज्यूम करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डू नॉट ब्रेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस बियॉन्ड द वार थ्रेशोल्ड। 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सारा पेपर है ना, वो सारा पेपर थ्योरी आ रखा है, बट ऑब्वियसली आप गूगल ड्राइव पे आपको इसके सबके एक्सेस मिल जाएंगे, आप देख लेना। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मैं आपको बता दूं पहले तो ना, एक और वो बता दूं, वो मैंने खोला था ना अभी वार वाला, एक सेकेंड। हाँ, दो छोटी छोटी चीजें रह गई, मैं ना भूल ना जाऊं। देखो ये ना हमारी बुक में ना मैम ने ना रेशियोज के बारे को डिस्कस किया था, तो मैं आपके साथ रेशियो को डिस्कस कर रहा हूँ। एक है क्विक रेशियो होती है, क्या होती है, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला कहते हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्विक एसेट्स कैसे निकलते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मैं आपको इसका सिंपल लॉजिक बताऊं, क्विक एसेट्स का क्या मतलब होता है। क्विक एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो करंट एसेट से भी जल्दी ना इन कैश हो जाए। जो इन्वेंट्री होता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता बेचना। अगर आपने एक बार अपने पास इन्वेंट्री रख ली, इवन आप सेल भी लगा लो, जरूरी थोड़ा ना वो एकदम से कैश में कन्वर्ट हो जाए। और सेम चीज प्रीपेड एक्सपेंस, लेट से मुझे क्या कहते हैं, जो ज्योतिष आए, उसने क्या करा, उन्होंने मैंने उनको प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मैंने उनको एडवांस में पेमेंट कर दी। अब मैं उसको कैश में थोड़ा ना कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया, वो कभी भी कैश में पे नहीं हो सकता। इस करके जब भी मैं कोई एसेट्स निकालता हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये हमारी आइडल रेशियो कितनी होती है, 1:1 होती है, ठीक है। कमेंट आप पढ़ लेना। एक अगली रेशियो का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका क्या मतलब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। थर्ड रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला कहता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये हो गया। और फोर्थ कौन सी होगी हमारी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो। उसका फॉर्मूला कहता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एक बार इसका आप सामने कमेंट पढ़ लेना, ठीक है। और ये इसकी क्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, एक बार जल्दी से पढ़ लो, मैं पानी पीऊं, और उसके बाद लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। ये रेशियोज मुझे नहीं पता, हमारी बुक में है नहीं है, बट मैम ने ना क्लास में डिस्कस करी थी, तो भैया सेफर साइड के लिए ना मैंने आपको बता दिया, कि आप फिर कल बोलो कि आपने बताया नहीं, ये है वो है, इस करके मैंने आपसे बता दिया, ठीक है।
तो चलो अब चलते हैं हम अगले में। हम्म, ये हमारा अगला लास्ट ऑल्टमैन जी स्कोर। बस ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद मैं आपके साथ ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, मुझे भी पता मेरी आवाज सुन सुन के काफी परेशान हो गए होगे। तो चलो देखो, ऑल्टमैन जी स्कोर होता क्या है। ऑल्टमैन जी स्कोर एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है जो किसी कंपनी को ना इंसॉल्वेंट होने के रिस्क या फिर बैंक करप्ट होने के चांसेस का ना बताता है। ये स्कोर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जैसे प्रॉफिट, एसेट, सेल्स की रेशियो को यूज करके बताता है कि कंपनी कितनी फाइनेंशियली सेफ है या फिर डेंजर जोन में। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो इसके ना दो चार फॉर्मूलाज हैं। मैंने ना इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था तो मैं आपको इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करूंगा, बट मैं आपको सब बता दूंगा। देखो जैसे फॉर्मूला क्या है 1.2, यहाँ पर क्या है 1.4, यहाँ पर क्या है 3.3, यहाँ पर क्या है 0.6 और यहाँ पर क्या है 1.0। साथ में ना रेशियोज गिवन है अलग अलग, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स, रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल एसेट्स, ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी और सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और लो स्कोर का क्या मतलब है, अगर इसका लो स्कोर आता है मतलब जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगा, इसका मतलब है कि पक्का कलेश है, मतलब भांडे टिंडे बिकने वाले हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट होने वाली है, ठीक है। ऑल्टमैन जी के स्कोर इसमें क्या कहता है, और ये जो फॉर्मूला है ना ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। किसके लिए यूज होता है, पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। और अब इसका स्कोर क्या है, बिलो 1.81 है, इसका मतलब है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, पक्का भांडे टिंडे बिकेंगे। और अगर रेट आता है 1.81 से 2.99 के बीच, इसका मतलब है कि ग्रे एरिया, मॉडरेट रिस्क है। और अगर मोर देन 20.99 है, इसका क्या मतलब है, सब चंगा सी, सब बढ़िया, सब कुछ पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक करप्सी नहीं है। प्रो ट्रिप क्या है, अगर आप शेयर, अगर लेट से आपके पास इस कंपनी का, अब आपने क्या करा, आपको शेयर खरीदना है तो आप क्या करो, पहले ऑल्टमैन जी स्कोर कैलकुलेट करो। जब आपने ऑल्टमैन जी स्कोर कैलकुलेट किया, उसके बाद देखो अगर तो वो स्कोर 3 के आसपास आ रहा है तो आप उसको परचेज करो, और अगर स्कोर इसका 1.8 के आसपास आ रहा है तो आप इसको सेल करो या फिर इसको शॉर्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। शॉर्ट का मतलब बंदूक मारना नहीं है, शॉर्ट का मतलब जिनको पता होगा उनको पता होगा, ठीक है। प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये अलग होता है। देखो ये किसके लिए था, पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसके लिए फॉर्मूला था, पब्लिक के लिए। अब प्राइवेट के लिए क्या होगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऑल दो मैम ने ना ये बताए हैं तो मैंने आपको डिस्कस किए हैं फॉर्मूलास, अब आएगा नहीं आएगा पेपर में, मैंने पेपर नहीं बनाया तो मुझे पता नहीं प्लीज। ऑल्टमैन जी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, ये रेशो 0.717 ए प्लस 0.847 बी प्लस 3.107 सी प्लस 0.42 डी प्लस 0.998 ई, ठीक है। और ए का मतलब होता है ये रेशो, बी का मतलब होता है ये रेशो, सी का मतलब होता है ये रेशो, ठीक है, मैंने अब आपको बता दिए, ठीक है। और डी की रेशियो का मतलब होता है ये वाली रेशो, ई की रेशियो का मतलब होता है ये वाली रेशो। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मैंने सब कुछ लिख दिया। और ये सारे इसके रेट हैं। 1.23 से नीचे होगा तो बैंक करप्सी होगी, 1.23 से 2.9 के बीच में अगर स्कोर आया तो ग्रे एरिया, और 2.9 से ऊपर है तो सब चंगा से, मतलब सब बढ़िया। अगला है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। पहले था पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर था प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब कौन सा नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसका क्या मतलब होता है, 6.56 ऑफ ए, 3.26 ऑफ बी, 6.72 ऑफ सी, 1.05 ऑफ डी। इंटरप्रिटेशन क्या, अगर इसका स्कोर 1.10 से ऊपर आता है तो 1.10 से नीचे आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर बिलो आता है, यहाँ पर बिलो लिखना भूल गया हूँ मैं, यहाँ पर बिलो लिखा है, यहाँ पर भी बिलो लिख देता हूँ, रुक जाओ भाई, ठीक है। अगर बिलो 1.10 होता है तो बैंक करप्सी हो जाएगी, 1.1 से 2.6 के तो ग्रे एरिया, 2.6 का तो सब चंगा सी, ठीक है। ऑल्ट में जी स्क्वायर फॉर इमर्जिंग मार्केट का क्या एक और है, अगर ये इमर्जिंग मार्केट के लिए आता है तो ये आता है, देख लो 3.25, 6.5, ये ऐसे ऐसे करके सब कुछ आ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैम ने कराया ना, मैम ने हमें कराया इसी के ऊपर, जो फर्स्ट वाला था, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और ये ना क्वेश्चन में ये गिवन है डेटा, देखो अब ये तो आपके ऊपर है, देखो क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है, एक बारी पढ़ो। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, ये गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल एसेट ये गिवन है, ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स ये गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन ये गिवन है, और सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। मतलब आपको रेशियोज के नाम भी गिवन है, रेशियोज की वैल्यूज भी गिवन है। तो आपको पता है क्या सिर्फ याद करना है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए,
अगर इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, और अगर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको ना सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पहले आता है 1.2, फिर आता है 1.4, फिर आता है 3.3, फिर आता है 0.6 और 0.10 आगे रेशियो का नाम। क्योंकि अगर आपको सब पता है ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है भाई। ये देखो, पहले मैंने 1.2 लिखा फॉर्मूला से, 1.4 लिखा फॉर्मूला से, फिर 3.3 लिखा, फिर 0.6 लिखा, और फिर लिखा 0.1, और फिर इन सब रेशियोज को उस फॉर्मूला के सामने यहाँ लिख दिया, और मेरा आंसर आ गया। और इंटरप्रेट आप कर लेना, एक सेकंड रुको, यार क्या कर दिया मैंने, इसको इंटरप्रेट कर देना। 2.28 है, तो देखो 2.28 है ना, और ये कौन सा फॉर्मूला है, जो मेरा सबसे पहले वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला है। ऑल्टमैन जी का कॉन्सेप्ट, पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला कॉन्सेप्ट, पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग। 2.28 आ रहा है, इसमें तो नहीं आएगा। 2.28 इसमें आ रहा है, मतलब ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल ग्रे एरिया में आ रही है, मॉडरेट रिस्क है और बैंक करेंसी की तरफ है। तो अगर आप इसके शेयर्स परचेज करना चाहते हो, तो आप इसके परचेज मत करो, और अगर आपके पास इसके शेयर हैं, तो ठीक दाम देख के इसको बेच डालो। लास्ट टॉपिक है, मैं भूल गया था गलती से, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मैम ने ना इसका सिर्फ फॉर्मूला क्लास में बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराए थे, बट मैंने फिर निकाल लिया क्वेश्चन, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉसिबल लॉस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड लॉस कैसे निकालते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस एट 99%, वही कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल्स टू, ठीक है, ये डी 99% माइनस एक्सपेक्टेड लॉस। और डिफ ये क्या हो गया, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है सब कुछ। देखो, अ बैंक इज एनालाइजिंग द पोटेंशियल लॉस इन इट्स लोन पोर्टफोलियो, अच्छी बात है। बेस्ड ऑन इट डेटा द लॉस ऑफ गिवन डिफॉल्ट एलजीडी कितना गिवन है, इज एस्टिमेटेड 1 million, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 3%। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। एडिशनली 99% बार लेवल इज एस्टिमेटेड टू बी 200 मिलियन। कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड लॉस 99% पे। द प्रिडिक्टेड पोर्टफोलियो लॉस 99 पे कितना है, 200 मिलियन। अब हम कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड लॉस, कैसे निकालेंगे, ये रहा, ये जो फॉर्मूला था ना, ये रहा, लॉस गिवन डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया $30,000। अब मुझे क्या देखना है, मुझे निकालना अनएक्सपेक्टेड लॉस। और अनएक्सपेक्टेड लॉस कैसे निकालते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस किस में निकालना है, मुझे 99% पे निकालना है। और इसके लिए मुझे जो ये रहा ना, जो इसके लिए मुझे गिवन है प्रिडिक्टेड पोर्टफोलियो लॉस D99 पे कितना है, 200 मिलियन का। तो D99 पे कितना गिवन है मुझे, 200 मिलियन का, वैल्यू लिखी, माइनस के एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस ये मैंने यहाँ निकाला है, ये रहा, और आंसर आ गया। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल पार्ट था ना मैंने आपको करा दिए। सबसे पहले मैंने आपको वार कराया, वार के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, और वो हिस्टोरिकल वाला कराया, फिर एक सिंप्लीफाइड वाला कराया, और जिसमें वो स्टैंडर्ड स्टूडेंट डेविएशन यूज होता है वो कराया। उसके बाद फिर मैंने आपको ऑल्टमैन जी भी करा दिया, फिर ये एक्सपेक्टेड लॉस वाला भी करा दिया, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे इजी, वो भी करा दिए। मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पे, चैप्टर नंबर 3 पे, और चैप्टर नंबर 4 पे ऑडियो बना दी है, गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे भी आपको सर्कुलेट हो जाएंगी। और 5th चैप्टर रह गया, वो भी शायद जब तक आप सुबह उठ के वीडियो देखोगे तब तक ये भी बन जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी बकबक सुनने के लिए। आई होप मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हो या समझाया हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज वीडियो को ना लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। मुझे पता है आपका एक लाइक से ना मुझे कुछ मॉनिटरी रिटर्न नहीं मिलना, बट जब मैं देखता हूँ ना कि सुबह उठ के कि मेरे को इतने लाइक मिले या इतने बच्चों ने व्यूज देखे, उससे ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। रात के देखो कितने 1:45 हो चुके हैं, तो मेरे को भी नींद आ रही है, बट आप सबके प्यार ने ना अब तक मुझे जगा के रखा हुआ, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच, सी यू सून।